2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय कैरियर टेक एकेडमी। गाइस, हमारी टीम का नाम है अननोन 333 एंड मेंबर्स कृतिका, आदित्य एंड आकर्षण। एंड हमारी टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, जनरेशन वर्ड सुनते ही आप लोग के माइंड में एक बहुत ही क्लियर इमेज आई होगी कि जनरेशन एक्चुअली है क्या। एंड लेट मी टेल यू, यू आर वेरी राइट। जनरेशन जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर की भी एक जनरेशन है जो कि कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5, स्टार्टिंग फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1945 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। गाइस, वैक्यूम ट्यूब के बारे में अगर बात की जाए तो वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ग्लास की रॉड है और इसमें कई सारे पिंस का यूज हुआ है। सो गाइस, वैक्यूम ट्यूब करता क्या था? ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब है जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करता था। एंड इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में अगर हम बात की जाए तो वैक्यूम ट्यूब की वजह से कैलकुलेटिंग पावर इस जनरेशन की इतनी अच्छी थी कि 500 एडिशन से लेके 350 मल्टीप्लिकेशंस गाइस 1 सेकेंड में पॉसिबल थी। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी लैंग्वेज की। लैंग्वेज की बात करें तो ये मशीन लैंग्वेज का यूज होता था इसमें। एंड हम आज देख सकते हैं आउटपुट के लिए हमारे पास मॉनिटर्स हैं, लैपटॉप स्क्रीन्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। तो उस टाइम पे हम लोग आउटपुट लेते कैसे थे? आउटपुट के लिए हम यूज़ करते थे पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स। सो गाइस, उसकी वजह से हम लोग को आउटपुट बड़ी आसानी से मिल जाता था। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, इसके शेप एंड साइज के बारे में। ये बहुत ही लार्ज साइज के होते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। एंड स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आज हम कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स हैं, यूज़ करते हैं अपने ऑफिसेज में, अपने घर पे, हर जगह यूज़ करते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी। आज हम सिंगल ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर, बट उस टाइम पे मिनिमम मैक्सिमम 2-3 लोगों की ज़रूरत होती थी उस कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब की वजह से उसकी हीटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस पर ज़्यादा देर तक काम करना बहुत मुश्किल था। एंड वो बहुत ज़्यादा स्लो भी थे। सो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो ज़्यादा दिन तक हमारे बीच नहीं रह सका। एंड 1955 में इस जनरेशन का एंड हुआ। अब आती है गाइस सेकेंड जनरेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड जनरेशन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य। अभी तक आपने कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के बारे में जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन के बारे में, और हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है वो 1955 से लेके 1964 तक की है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा मेमोरी की साइज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनकी स्पीड बहुत कम थी, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सम हीटिंग इशू के बारे में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस समय जो है सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे इनमें हीटिंग इशू को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया गया था। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनमें केवल मशीन लेवल लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था, जिसमें कोबाल, सीगोल और फोर्टान जैसी लैंग्वेजेस का यूज होना स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो हम पाते हैं कि पहली बार सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ही ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो हम पाते हैं कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को स्विच करने के काम में आता है। अब बात करते हैं, ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है जो कि 3 टर्मिनल्स में बटा होता है। पहला टर्मिनल होता है बेस, दूसरा टर्मिनल होता है कलेक्टर और तीसरा टर्मिनल होता है इमिटर। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हम पाते हैं कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। अब पहले हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हम पाते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है वो 2 एन परतों के बीच में एक पी परत को लगाकर बनाया गया होता है। इसमें निगेटिव चार्ज सप्लाई होता है। और दूसरी बात हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हम पाते हैं कि
ये दो पी परतों के बीच में एक एन परत को लगाकर बनाया गया होता है और इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, तो हम पाते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट देखने में सेम होते हैं, बट जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर को सिर्फ इमिटर पे लगे निशान की वजह से हम पहचान सकते हैं। ये आप तीर का निशान देख सकते हैं, आप एनपीएन में ये तीर का निशान ई की तरफ है, मतलब कि इसमें निगेटिव एनर्जी ई की तरफ आ रही है। जब हम पीएनपी की बात करते हैं तो इसमें तीर का निशान ई की तरफ से सी की तरफ है, तो हम बात करते हैं कि इसमें ई इलेक्ट्रॉन जो है वो ई की तरफ से निकल के सी की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। उससे पहले हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की इमेज को देखते हैं एक बार। तो देखिए इसमें जो है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है और इसमें जो है इतने भारी भरकम, ये फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा तो कम, लेकिन ये भारी भरकम हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। तो हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो 1964 से लेकर 1974 तक का है, मतलब इसके बीच में इसका ज़्यादा यूज हुआ करता था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साइज़ के बारे में। तो हम पाते हैं कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, इनकी साइज़ जो थी वो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई थी, इसको काफ़ी कम कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो हम पाते हैं कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनकी कास्ट सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी कम थी। इतना तो नहीं कह सकते कि हर नॉर्मल पर्सन इसको अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी कठिनाइयों के बाद हर एक इंसान जो है इसको अफोर्ड कर सकता था। अब आगे बात करते हैं इसकी मेमोरी के बारे में। तो हम पाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन प्लस सेकेंड जनरेशन की मेमोरी जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन इसमें जो है मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज कर दिया गया था। अब बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में। तो इसमें जो है सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई थी। अब बात करते हैं आईसी के बारे में। तो पहली बार जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसी का यूज़ हुआ था। आईसी एक इंटीग्रेटेड चिप है, इसको मतलब इसको कॉम्प्लेक्स चिप भी बोलते हैं। इसमें एक सर्किट बोर्ड होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। यह सर्किट बोर्ड चार चीज़ों से, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड और रजिस्टर, चारों चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। अब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये जो सर्किट बोर्ड है इसको आप देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है धसे हुए होते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में। तो ये रही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की इमेज, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप का यूज होना स्टार्ट हो गया था। ये है आईसी, ये जो इसका प्रयोग फर्स्ट टाइम जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनमें जो है आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड प्लस माउस का भी यूज होना स्टार्ट हो गया था और ये डेस्कटॉप का यूज भी काफ़ी हद तक होना स्टार्ट हो गया था। तो ये थी कंप्यूटर की सेकंड और थर्ड जनरेशन। अब आगे कंप्यूटर के फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में हमारी टीममेट आकर्षण आपको बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकर्षण। और अब तक हम लोगों ने जाना कंप्यूटर की 3 जनरेशन के बारे में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर की फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन 1974 से 1989 की है। इस समय कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा था और फर्स्ट टाइम जो है आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का सर्किट होता है जिसे हम वीएलएसआई के नाम से भी जानते हैं और वीएलएसआई सर्किट में 5000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टरों और कुछ अदर सर्किट्स एलिमेंट्स को ऐड करके बनाया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है उन्हें जो है माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसी समय कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी आविष्कार हुआ था, जैसे कि एचक्यूएल और सीएसएस। एचक्यूएल और सीएसएस के आविष्कार से जीयूआई मोड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम विकसित किए गए, जो कि साधारण लोगों के यूज के लिए बहुत ही आसान हुआ करते थे। और इसी समय जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ नेटवर्क्स का भी आविष्कार हुआ, जिन्हें हम आज लैन और वैन के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की साइज छोटी हुई माइक्रो प्रोसेसर के यूज से और उसके कार्य करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से लिंक करने में आसानी हुई और इसी समय जो है इंटरनेट का भी विकास हुआ।
इंटरनेट के विकास से हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ी क्रांति आई और हर घर में, हर ऑफिस में जो है इंटरनेट का यूज होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी फोर्थ जनरेशन की इमेज देखते हैं। तो फोर्थ जनरेशन की इमेज कुछ इस तरह थी। इसका जो मॉनिटर था थर्ड जनरेशन के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया था और इसमें जो है पहली बार कीबोर्ड के साथ माउस का भी यूज किया गया था। माउस का यूज करने से कंप्यूटर को चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने लगी थी और कंप्यूटर का इस दौर में सरकारी ऑफिसों में जैसे कि रेलवे, बस स्टैंड और जिला अधिकारी के स्कूलों में हर जगह कंप्यूटर का तेजी से उपयोग होने लगा था। बैंकों में भी इसका उपयोग हर तरह से किया जाता था। तो ये थी कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन 1989 से अभी तक जारी है। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन को फ्यूचर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस समय जो है कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर एज ए चिप यूज किए जाने लगे थे। पहले जो माइक्रो प्रोसेसर की टेक्निक थी वो VLSI थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अब आ गई थी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे हुआ क्या कि कंप्यूटर की जो साइज थी वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ सब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसमें जो है हजारों IC की जगह ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर में ही हजारों ICO को एक साथ बिल्ड करके लगाया जाने लगा था। तो इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर की साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई। इसकी जो है हीटिंग वगैरह की सारी समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। इसमें स्पीड का जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई और इसी समय जो है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल का भी समय है, जो कि आज हम लोग यूज भी करते हैं अपने मोबाइल में। गूगल असिस्टेंट होगा, एलेक्सा है, जैसे ये आर्टिफिशियल एजेंट्स हैं। अभी क्या है कि मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग एक प्रकार से जैसे हम मनुष्य हैं और अपनी अच्छी पुरानी यादों से, कुछ अपने पुराने अनुभवों से सीखते हैं, उसी प्रकार क्या होता है कि मशीन के अंदर यूजर द्वारा कुछ डेटा डाले जाते हैं और उस डेटा को, पैटर्न को समझ के मशीन कुछ निर्णय लेती है, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल एजेंट्स का ही एक भाग है। आर्टिफिशियल एजेंट्स का है, जैसे कि आज आप जानते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा सोफिया का, जो कि अभी एक देश की नागरिकता भी पा चुकी है। तो आर्टिफिशियल एजेंट्स का विकास जो है इस समय तेजी से लोग कर रहे हैं और वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि ह्यूमन का जो माइंड है उसका जस्ट कॉपी करके, जैसे हम ह्यूमन सोचते हैं वैसे ही मशीन जो है ह्यूमन की तरह सोचे। मशीन जब ह्यूमंस की तरह सोचने लगेगी तो एक डर ये भी है कि कहीं जो है मशीनें ह्यूमंस पे कब्जा तो नहीं कर लेंगी या उनको अपना गुलाम तो नहीं बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। और इस समय जो है सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई हैं, कुछ और भी विकसित लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा है, जैसे कि पाइथन हो गया, डार्ट हो गया एंड कोटलिन हो गया, और जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह भी यूज की जा रही हैं। अभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह से दिखते हैं। थैंक यू एवरीवन।